कुछ ही वक्त में रुद्र फाइट बालकनी पर पहुंच गया। एक युवक जो इनर सेक्ट शिष्य के कपड़े पहने था, ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे 3 इनर सेक्ट शिष्य और कई बाहरी सेक्ट शिष्य थे। रुद्र को फाइट बालकनी पर आते देख युवक के होंठों के कोने ऊपर उठे। काफी तेजी से आ गया। निखिल ने रुद्र को आंखें सिकोड़ कर देखा। कियारा कहाँ है? रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। धड़ाम धड़ाम। निखिल ने 2 बार ताली बजाई और उसके पीछे के बाहरी सेक्ट शिष्य हट गए। वहां कियारा एक पेड़ से बंधी दिखी। उसका सिर एक तरफ झुका था। वो साफ तौर पर बेहोश थी। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने कियारा को इस्तेमाल करके मुझे फाइट बालकनी पर क्यों बुलाया? रुद्र ने पूछा। क्या तुम्हें 7 दिन पहले की घटना याद है? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। 7 दिन पहले? रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया। याद करना तो दूर, वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। उसी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। न सिर्फ उसका मार्शल स्पिरिट सीड रिया ने छीन लिया, बल्कि इनर सेक्ट शिष्यों के एक समूह ने उसे घेर कर मारने की कोशिश की। अगर वो किस्मत से चट्टान से न गिरा होता और उसकी जान न बची होती, तो वो कब का मर चुका होता। क्या निखिल भी उनमें से एक था? रुद्र को उन इनर सेक्ट शिष्यों की शक्लें याद थीं, लेकिन निखिल उनमें नहीं था। सोच रहे हो कि मैं उस दिन वहां क्यों नहीं था? दरअसल ये आम बात है। मुझे खुद हाथ उठाना पसंद नहीं, मुझे सिर्फ तमाशा देखना और इंतजाम करना अच्छा लगता है। निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इंतजाम? क्या उस दिन जो हुआ वो तुमने करवाया था? रुद्र ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। हां, मैंने उसकी योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच जाओगे और तलवार की कल्टीवेशन करने वाले बन जाओगे। तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। निखिल फिर खड़ा हुआ और बेहोश कियारा के पास गया। तुम इस लड़की के लिए मरने आए? ये मुझे और भी हैरान करता है। अब मैं तुम्हें उसे बचाने का मौका देता हूं। अभी फाइट बालकनी पर चढ़ो। अगर तुम मेरे आदमी को हरा सको तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहकर निखिल ने अपने नाखूनों से कियारा की गर्दन पर तेजी से खरोंच दिया। गोरी त्वचा पर एक साफ खरोंच दिखी और खून धीरे धीरे बहने लगा। रुद्र का पूरा शरीर तन गया। उसकी आंखों में कातिलाना इरादा उभर आया। अभी भी क्यों नहीं हिल रहे? क्या तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहते हो? अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निखिल ने यह कहकर एक हाथ से कियारा की ठुड्डी पकड़ ली। उसकी उंगलियों के जोर से कियारा की ठुड्डी से छटकने की आवाज आई। जैसा तुम चाहते हो, मैं करता हूं। रुद्र ने यह कहकर फाइट बालकनी पर छलांग लगा दी। इस वक्त निखिल ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा और रुद्र को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी नजरों में रुद्र बस एक नरम फल था, जिसे वो जैसे चाहे मसल सकता था। फाइट बालकनी ऊंची जगह पर थी और वहां से गुजरने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य वहां खड़े लोगों को देख सकते थे। जब उन्होंने रुद्र को वहां खड़ा देखा तो रुक गए। हाँ, बालकनी पर वो शख्स जाना पहचाना लगता है। क्या वो रुद्र है? क्या वो इनर सेक्ट में नहीं गए थे? फिर गरुड़ हॉल में वापस और फाइट बालकनी पर कैसे आए? देखो, वो हमारे गरुड़ हॉल के बाहरी सेक्ट शिष्यों के कपड़े पहने हुए लगते हैं। कई बाहरी सेक्ट शिष्य इकट्ठा हो गए और फाइट बालकनी की तरफ इशारा करने लगे। क्या तुमने गौर नहीं किया? वो अब बेकार हो चुका है, किसी ने कहा। तब बाहरी सेक्ट शिष्यों को एहसास हुआ कि रुद्र का ऊर्जा सागर बहुत कमजोर था। साफ था कि उसका ऊर्जा सागर टूट गया था और सिर्फ 30 से 40% ऊर्जा सागर बचा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो गरुड़ पैलेस वापस आया। उसका ऊर्जा सागर टूट गया है और सिर्फ 30 से 40% बचा है। वो आधा बेकार है। किसी ने रुद्र को तरस के साथ देखा। देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्यों ने जल्दी ही निखिल को देखा और वो चौंक गए। हालांकि वो निखिल को नहीं जानते थे, लेकिन निखिल इनर सेक्ट शिष्य के कपड़े पहने था और उसके पीछे 3 इनर सेक्ट शिष्य थे। इससे पता चलता था कि निखिल की पहचान बहुत खास थी। हालांकि उन्हें पूरी बात नहीं पता थी, बाहरी सेक्ट शिष्यों ने अंदाजा लगा लिया कि रुद्र गरुड़ हॉल क्यों लौटा। साफ था कि निखिल को नाराज करने के बाद निखिल ने उसे गरुड़ पैलेस तक खदेड़ा और फाइट बालकनी पर जाने को मजबूर किया। बाहरी सेक्ट शिष्य रुद्र को तरस के साथ देखने लगे। किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं था, लेकिन निखिल जैसे बड़े बैकग्राउंड वाले को नाराज करना बहुत बुरा था।
तभी निखिल ने आलस से हाथ का इशारा किया और उसके पीछे का एक इनर सेक्ट शिष्य कूदा। वो बहुत तेजी से फाइट बालकनी पर पहुंच गया। काफी समय बाद मिले रुद्र, इनर सेक्ट शिष्य ने होठों के कोने ऊपर करते हुए कहा। आर्थिक सीनियर। देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य हैरान हुए, क्योंकि हमला करने वाला आर्थिक था, जो गरुड़ पैलेस में 7वें नंबर पर था। वो पहले रुद्र का दोस्त था और उनमें सिर्फ 2 स्थानों का फर्क था। उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक निखिल के साथ वापस आएगा और उसका गुंडा बन जाएगा। तू अब बेकार हो चुका है और फिर भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है तू बकवास कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तू वैसे भी मरने वाला है। रुद्र, मरने से पहले मैं तुझे एक अच्छी खबर देता हूं। यंग मास्टर निखिल ने कहा है कि अगर मैं तुझे मार दूं तो वो जूनियर कियारा को मुझे इनाम में देगा। ऋतिक ने अपने सूखे होंठ चाटे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो लड़की की त्वचा पतली और नरम है और अभी कुंवारी है। उसका स्वाद जरूर अच्छा होगा। चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद मैं उसे धीरे धीरे मजे से इस्तेमाल करूंगा। तू मरना चाहता है? रुद्र गुस्से में आ गया और तलवार से वार किया। विंड शैडो स्लैश। सैकड़ों तलवार की छायाएं गुजरीं। ऋतिक की मुस्कान तुरंत जम गई। ऋतिक के पीछे पीले रंग की बख्तरबंद जानवर की रोशनी और छाया तेजी से उभरी और उसने रोकने की कोशिश की। धड़ाम! बख्तरबंद जानवर की रोशनी और छाया ने सैकड़ों तलवार की छायाओं को हटा दिया। जब ऋतिक के चेहरे पर हैरानी दिखी, रुद्र की तलवार फिर से वार कर चुकी थी। तलवार की मधुर आवाज गूंजी और तलवार की ऊर्जा सीधे काटने लगी। दूसरे ग्रेड की बख्तरबंद जानवर की मार्शल स्पिरिट, जो मजबूत रक्षा के लिए जानी जाती है, इस दबंग तलवार की ऊर्जा के सामने पत्ते की तरह कमजोर थी। तलवार की ऊर्जा ने आर्तिक के शरीर को भेद दिया और बालकनी के पीछे गहरी खरोंच छोड़ दी। ऋतिक को आवाज करने का मौका भी नहीं मिला। वो सिर ऊंचा करके पीछे गिर पड़ा। बालकनी के आसपास का शोर गायब हो गया। उसकी जगह मरघट जैसी खामोशी छा गई। देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य हैरान रह गए और मंच पर रुद्र को देखते रहे। उनकी सोच में गिरने वाला रुद्र होना चाहिए था। तलवार की कल्टीवेशन करने वाला। रुद्र तलवार की कल्टीवेशन जानता है, किसी ने अचानक चिल्लाया। एक पत्थर से 1000 लहरें उठीं। खामोश बालकनी के आसपास शोर की लहरें उठने लगीं। बाहरी सेक्ट शिष्य रुद्र को अविश्वास से देखने लगे। एक आधा बेकार इंसान 100 साल में एक बार मिलने वाला तलवार की कल्टीवेशन वाला कैसे हो सकता है? मंच के नीचे बैठा निखिल अचानक खड़ा हो गया। उसके होंठों पर पहले जो मुस्कान थी वो गायब हो गई और उसकी जगह चेहरे पर ठंडापन आ गया। निखिल को ऋतिक की मौत से नाराजगी नहीं थी। ऋतिक जैसे लड़के के लिए चाहे कितने ही मर जाएं, उसे दुख नहीं होगा। वो नाराज था क्योंकि रुद्र उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक आधा बेकार इंसान तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बनकर इतना मजबूत हो गया। अगर वो शिखर पर होता तो कितना ताकतवर होता। भगवान, तू कितना नाइंसाफ है। एक बेकार को तलवार की कल्टीवेशन करने वाला क्यों बनाया? मैं तलवार की कल्टीवेशन करने वाला क्यों नहीं बन सका? अगर मैं तलवार की कल्टीवेशन करने वाला होता तो उससे 100 गुना, 1000 गुना मजबूत होता। निखिल की आंखों में जलन की आग जल रही थी। वो रुद्र को जलन भरी नजरों से देख रहा था और उसमें गहरा कातिलाना इरादा भी दिख रहा था। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना चाहिए। मेरे सामने मेरे कुत्ते को मारने की हिम्मत की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू मेरे हाथों मरना चाहता है तो मैं तेरी मदद करता हूं। निखिल ने रुद्र को ठंडी नजरों से देखा। उसके दिल में नफरत और जलन और तेज हो गई। पहले उसने किसी को भेजकर रुद्र को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो खुद रुद्र को मारेगा। सिर्फ ऐसा करने से उसके दिल की जलन कम होगी। किसी ने निखिल को कोई हरकत करते नहीं देखा। वो एक सफेद छाया बनकर फाइट बालकनी पर दिखा। क्या तेजी थी! देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य हैरान हुए। निखिल की रफ्तार बहुत तेज थी। तभी निखिल के पैरों के नीचे से हवा का तेज बहाव उठा, जो उसके चारों तरफ सांप की तरह घूमने लगा। हवा का वो सांप आग में बदल गया। बाहरी सेक्ट शिष्य तुरंत चौंक गए। तीसरे ग्रेड की फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट। निखिल के पास तीसरे ग्रेड की फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट थी और उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत ऊर्जा रिफाइनिंग के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। मार्शल स्पिरिट का स्तर जितना ऊंचा होता है,
उसकी शक्ल उतनी साफ होती है और उसकी ताकत उतनी मजबूत होती है। तीसरे ग्रेड की मार्शल स्पिरिट पूरे सांची सेक्ट में भी ऊंचे दर्जे की थी। इसके अलावा मार्शल स्पिरिट की खासियत अलग होती है और उसका असर भी अलग होता है। बख्तरबंद जानवर की मार्शल स्पिरिट योद्धा की रक्षा बढ़ा सकती है। फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट न सिर्फ योद्धा की लड़ने की ताकत को बहुत बढ़ाती है, बल्कि जलाने की ताकत भी रखती है। बता, तू कैसे मरना चाहता है? मैं तेरी मदद करूंगा। फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट से घिरा निखिल रुद्र को ठंडी नजरों से देख रहा था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने 100 बार रिफाइंड लोहे की तलवार पकड़ी और सीधे वार किया। तलवार की ऊर्जा गुजरी और विंड शैडो स्लैश ने छायाएं निकाली। चाकू गुजरा और हवा का बहाव कट गया। देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की तलवार की कला इतनी मजबूत होगी। एक ही वार से तलवार की ऊर्जा पैदा कर सकता था और हवा के बहाव को काट सकता था। निखिल के होंठों के कोने मुड़े और उसके चेहरे पर ठंडी हंसी थी। तुरंत निखिल का शरीर थोड़ा हिला और फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट उभरी। एक तलवार निकली। फ्लेम स्नेक उस तलवार के चारों तरफ तैर रहा था। आग की लपटें जल रही थीं और उसकी ताकत बहुत डरावनी थी। रुद्र की तलवार की ऊर्जा फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट से पूरी तरह खत्म हो गई। वो निखिल को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकी। तेरे पास कुछ काबिलियत तो है, लेकिन सिर्फ इतनी काबिलियत से मुझे मारना चाहता है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि तू बहुत भोला है। वैसे कियारा, वो नीच लड़की लगता है तुझे पसंद करती है। सच में नीच है। न सिर्फ इंसान नीच है, उसकी नजर भी नीच है, जो तुझ जैसे हारे हुए को पसंद करती है। निखिल ने ताने मारते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे मारने के बाद मैं उसके लिए अच्छा इंतजाम करूंगा। वैसे गरुड़ पैलेस का टावर हाल में लोगों की कमी से जूझ रहा है और महिला मार्शल कल्टीवेशन करने वाली बहुत पसंद की जाती है। शायद उसे टावर में बेचने के बाद वो नंबर 1 बन जाए। रुद्र निखिल से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वॉर करता रहा। तलवार की भारी छायाएं थीं और वो लगातार काटता रहा। निखिल ने अपनी तलवार को आराम से घुमाया और बार बार रुद्र के हमलों को नाकाम किया। उसके होंठों पर हमेशा एक ठंडी हंसी थी, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। रुद्र को बहुत जल्दी मार देना उसके दिल की जलन को कम नहीं करेगा। उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारने से ही उसकी जलन खत्म होगी। देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य बार बार सिर हिलाते रहे। रुद्र सच में बहुत मजबूत था। उसकी तलवार की कल्टीवेशन में मौजूद तलवार की ऊर्जा बहुत ताकतवर थी और आम मार्शल कल्टीवेशन करने वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन निखिल कोई आम मार्शल कल्टीवेशन करने वाला नहीं था, बल्कि तीसरे ग्रेड की फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट वाला योद्धा था। उसकी कल्टीवेशन ऊर्जा रिफाइनिंग के 9वें स्तर के शिखर पर थी, जो रुद्र से आधा स्तर ऊपर थी। अभी की हालत से देखें तो रुद्र देर सबेर हार जाएगा। रुद्र ने जितनी कोशिश की, वो निखिल की तीसरे ग्रेड की फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट को नहीं तोड़ सका। 100 बार रिफाइंड लोहे की तलवार पर आग से जलने की वजह से दरारें पड़ने लगीं। तेरे जैसे दिमाग से तू तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बन गया। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि तेरी तलवार की ऊर्जा मुझ पर बेकार है। तेरी मार्शल कला चाहे कितनी मजबूत हो, वो बस मिडिल ग्रेड पीली स्तर की तलवारबाजी है। निखिल ने ठंडी हंसी हंसी। आखिरी वार, रुद्र ने अचानक कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में मौजूद 100 बार रिफाइंड लोहे की तलवार से और भी डरावनी तलवार की ऊर्जा फूटी। इस तलवार की ऊर्जा में अटूट ताकत थी। विंड शैडो स्लैश, वही मार्शल कला, लेकिन इस बार फूटने वाली ताकत पूरी तरह अलग थी, पहले से ज्यादा दबंग और डरावनी। धड़ाम! 100 बार रिफाइंड लोहे की तलवार और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका आधा हिस्सा पहले टूट गया। खतरा महसूस करते ही निखिल की मुस्कान जम गई। तीसरे ग्रेड की मार्शल स्पिरिट फ्लेम स्नेक की ताकत को आखिरी हद तक बढ़ाया गया और फिर उसने अपनी तलवार से सबसे मजबूत वार किया। लेकिन टूटी तलवार के संपर्क में आते ही निखिल के हाथ की तलवार टूट गई। तीसरे ग्रेड की मार्शल स्पिरिट फ्लेम स्नेक उसी वक्त कट गई और बेहद ताकतवर तलवार की धार निखिल के दाएं कंधे पर जा गिरी। आधा कंधा कट गया और बाईं छाती की हड्डी अटूट तलवार से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो गई। एक चीख के साथ निखिल बाहर गिरा और बालकनी पर जोर से टकराया।
बदलाव इतना तेज और अचानक आया कि देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्यों को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक वो समझे, दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। निखिल, एक इनर सेक्ट शिष्य, हार गया। बाहरी सेक्ट शिष्य बालकनी को देखते रह गए। गंभीर रूप से घायल निखिल उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र उसके सामने पहुंच गया और उसके बाएं कंधे पर जोर से पैर रख दिया। खटाक! बायां कंधे की हड्डी उसी वक्त टूट गई और निखिल ने तेज चीख मारी। क्या तुझे वो दर्द पता है जो मैंने शुरू में महसूस किया था? मैं इनर सेक्ट में उम्मीदों के साथ गया था। मार्शल आर्ट्स और भविष्य के लिए बड़ी आशाएं थीं कि मार्शल आर्ट्स में एक कदम और आगे बढ़ूंगा। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी स्वार्थ के लिए मेरे ऊर्जा सागर को तोड़ा, मेरा मार्शल स्पिरिट सीड छीन लिया और मेरी उम्मीदें खत्म कर दी। तुझे भी बर्बाद होने का दर्द महसूस करना चाहिए। रुद्र ने यह कहकर निखिल के पेट पर जोर से पैर मारा। धड़ाम! निखिल का ऊर्जा सागर फट गया। नहीं! निखिल ने दिल तोड़ने वाली चीख मारी। ऊर्जा सागर टूटने से उसका मार्शल आर्ट्स का सफर रुक जाएगा। वो भी एक बेकार इंसान बन जाएगा। महसूस हुआ? यह है ऊर्जा सागर टूटने का एहसास। दर्द हो रहा है। तूने भी इसे महसूस कर लिया। अब तुझे रास्ते पर भेजने का वक्त है, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। तू मुझे नहीं मार सकता। मेरा पिता गरुड़ पैलेस का मालिक है। अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरा पिता तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। निखिल ने बेतहाशा चीखा। देखने वाले बाहरी सेक्टर शिष्य चौंक गए। कोई आश्चर्य नहीं कि निखिल इतना घमंडी था और 3 इनर सेक्ट शिष्यों को अपने पीछे ले आया था। यहां तक कि गरुड़ मंदिर के टॉप शिष्य आर्तिक भी उसके हुक्म मानते थे। तो वो गरुड़ मंदिर के मालिक का बेटा था। निखिल को छोड़ दो। निखिल गरुड़ हॉल के मालिक के बेटे हैं। अगर तूने उसे मार दिया तो तू गरुड़ हॉल से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अभी रुकना ही ठीक है। अगर तू निखिल को और चोट नहीं पहुंचाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। निखिल के पीछे के 3 इनर सेक्ट शिष्यों ने तुरंत चिल्लाया। रुद्र का हाथ रुकते देख निखिल ने सोचा कि रुद्र डर गया है। उसने मन में नफरत से कहा, रुद्र, मेरे लिए इंतजार कर। जैसे ही मैं इस बालकनी से जिंदा नीचे उतरूंगा, मैं तुझे हर तरह की यातना दूंगा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हर दिन तड़पाऊंगा और तेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। टूटी तलवार गिरी और निखिल कुछ समझ पाता उससे पहले उसका सिर धड़ से अलग हो गया। क्या? देखने वाले सब हैरान रह गए और बालकनी को देखते रह गए। रुद्र ने सच में निखिल को मार दिया? तूने इसे क्यों नहीं रोका? एक गर्जन के साथ भूरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमान से आया। उसके पीछे गरुड़ पैलेस के कई बड़े लोग थे। महल मालिक आ गए, देखने वालों ने प्रतिक्रिया दी। जब उसने निखिल का सिर अलग देखा, गरुड़ पैलेस का मालिक विश्वनाथ सिंह जम गया। एक पल के लिए हैरान रहने के बाद उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। मेरे बेटे को मार दिया, तू मरने के लायक है। विश्वनाथ सिंह इतने गुस्से में था कि वो तेज हवा के साथ बालकनी पर पहुंचा और हवा में एक हथेली से रुद्र पर वार किया। डरावनी हथेली की ताकत से पूरी बालकनी हवा की लहरों से हिल गई और रुद्र पूरी तरह हवा की लहरों में डूबने वाला था। बस करो! ऊंचे आसमान से और भी डरावनी आवाज आई। बलवीर सिंह अचानक आसमान से नीचे आया और अपनी उंगली से विश्वनाथ सिंह की हथेली पर निशाना लगाया। मजबूत हथेली की ताकत तुरंत खत्म हो गई और विश्वनाथ सिंह हिलकर 10 फीट पीछे खिसक गया। एल्डर बलवीर! विश्वनाथ सिंह हैरान दिखा। विश्वनाथ सिंह, गरुड़ पैलेस के मालिक होकर तूने चुपके से फाइट बालकनी पर जाकर शिष्यों को पीटा। क्या तू हमारे सांची सेक्ट के नियम भूल गया? बलवीर सिंह ने विश्वनाथ सिंह को गुस्से से घूरा। मैंने अभी तेरे साथ ड्यूटी में लापरवाही का हिसाब नहीं किया और तू बालकनी पर हंगामा करने की हिम्मत करता है। महल मालिक होकर सबके सामने एक शिष्य पर हमला करता है। अगर ये बात फैल गई तो कितना बड़ा असर होगा। और तूने जिसे छूने की कोशिश की वो कोई मामूली नहीं। वो सांची सेक्ट का 100 साल में एक बार मिलने वाला तलवार की कल्टीवेशन करने वाला है। हल्के में कहें तो तू छोटों को दबा रहा है और गंभीरता से कहें तो सांची सेक्ट की नींव को नष्ट कर रहा है। तू महल मालिक, क्या अभी भी मालिक बनना चाहता है? बलवीर सिंह जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। अगर विश्वनाथ सिंह महल मालिक न होता और बालकनी के नीचे इतने शिष्य न देख रहे होते तो बलवीर सिंह उसे एक थप्पड़ से उड़ा देता।
विश्वनाथ सिंह को नजरअंदाज करते हुए बलवीर सिंह ने अपनी नजरें रुद्र पर डालीं। ऊर्जा रिफाइनिंग का नवा स्तर। बलवीर सिंह ने हल्के से सिर हिलाया। इस स्तर की कल्टीवेशन बाहरी सेक्ट के साथियों में ठीक थी। अगर भविष्य में उसे ट्रेन किया जाए तो उसका स्तर कोर शिष्यों के बराबर हो सकता है। आखिरकार तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बनने के लिए मजबूत दिमाग चाहिए और भविष्य में बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। ऊपर से ये लड़का अभी बहुत छोटा है। बलवीर सिंह ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसे कुछ गलत लगा और उसे शक हुआ कि क्या उसने गलत महसूस किया। फिर से महसूस करने के बाद बलवीर सिंह का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने रुद्र से पूछा, क्या तेरा ऊर्जा सागर टूटा हुआ है? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। कितना पूरा ऊर्जा सागर बचा है? बलवीर सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। 30% बचा है, रुद्र ने सच कहा। 30%। बलवीर सिंह का चेहरा पहले से कुछ बुरा हो गया और उसका अच्छा मूड अचानक गायब हो गया। ये ऐसा था जैसे कोई कीमती खजाना मिले और उसे पलटने पर पता चले कि उसका ज्यादातर हिस्सा गायब है और उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। ये एहसास बहुत बुरा था। तभी बलवीर सिंह को एहसास हुआ कि गंजा बूढ़ा और सफेद कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की गायब थे। वो अब भी उसके पीछे थे, तो गायब कैसे हो गए? क्या इस लड़के का ऊर्जा सागर टूटा देखकर उन्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं लगी? बलवीर सिंह ने अनुमान लगाया कि ऐसा ही हुआ होगा, वरना रुद्र से मिलने वाला गंजा बूढ़ा गायब क्यों होता? साफ था कि उसे आधा बेकार रुद्र पसंद नहीं आया। सिर्फ 30% ऊर्जा सागर के साथ रुद्र की भविष्य में बढ़ोतरी बहुत सीमित होगी, खासकर अगले स्तर में जाने की। अगले स्तर में जाने की संभावना बहुत कम थी। हो सकता है कि रुद्र अपनी जिंदगी भर ऊर्जा रिफाइनिंग स्तर पर ही रह जाए। बलवीर सिंह ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी। छोड़ो छोड़ो, 30% ऊर्जा सागर बचा है तो बचा है। वैसे भी यहां तक आ गए हैं, इसे इनर सेक्ट शिष्य के तौर पर थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं। वैसे भी इनर सेक्ट शिष्य ज्यादा संसाधन नहीं लेते। तेरा नाम क्या है? बलवीर सिंह ने पूछा। रुद्र, रुद्र ने जवाब दिया। ठीक है रुद्र, क्या तू इनर सेक्ट में जाना चाहता है? अगर तू हां कह दे तो मैं तुझे सीधे इनर सेक्ट में भेज सकता हूं और इनर सेक्ट शिष्य का दर्जा दे सकता हूं। बलवीर सिंह ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे लगा कि रुद्र पहले की तरह उन बाहरी सेक्ट शिष्यों की तरह आभारी होगा जो इनर सेक्ट में गए थे, लेकिन रुद्र ने देर तक जवाब नहीं दिया। क्या उसे बहुत हैरानी हुई? बलवीर सिंह ने देखा कि रुद्र का चेहरा पहले जैसा ही था। उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने भौहें सिकोड़ लीं। रुद्र एल्डर की मेहरबानी लेता है, लेकिन मैं इनर सेक्ट में नहीं जाना चाहता, रुद्र ने गंभीरता से कहा। इनर सेक्ट में नहीं जाना? देखने वाले बाहरी सेक्ट शिष्य रुद्र को हैरानी से देखने लगे। क्यों? बलवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि सेक्ट मेरे साथ नाइंसाफी करता है, रुद्र ने कहा। क्या? दर्शकों में हंगामा मच गया और सब देखने वाले रुद्र को हैरानी से देखने लगे। बलवीर सिंह का चेहरा बुरा हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया और गहरी आवाज में कहा, मेरा सांची सेक्ट तेरे साथ बहुत अच्छा करता है। तू कैसे कह सकता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई? अगर मेरे सेक्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया होता तो मैंने फाइट बालकनी पर अपने दुश्मन को क्यों मार दिया? लेकिन क्योंकि वो गरुड़ हॉल के मालिक का बेटा था, गरुड़ हॉल का मालिक आते ही मुझे मारने की कोशिश करता और अपने बेटे का बदला लेता। अगर ऐसा है तो फाइट बालकनी बनाने का क्या मतलब? क्या ये शिष्यों के झगड़े सुलझाने की जगह नहीं है? रुद्र ने गंभीरता से कहा। बलवीर सिंह का चेहरा सवाल से नीला पड़ गया। विश्वनाथ सिंह को सख्त नजर से देखने के बाद उसने जोर से कहा, गरुड़ पैलेस के मालिक ने सेक्ट के नियम तोड़े, उसे बाद में सेक्ट के नियमों से निपटा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तू नीचे जा सकता है। एल्डर, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। रुद्र ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, अगर सेक्ट मेरे साथ इंसाफ करता तो 7 दिन पहले मैं एक इनर सेक्ट शिष्य का ऊर्जा सागर क्यों तोड़ा गया? मुझे चोट लगी और मुझे मेरी जन्मभूमि वापस क्यों भेज दिया गया? बलवीर सिंह तुरंत गुस्सा हो गया। ये लड़का इतना नासमझ क्यों है? इतने बाहरी सेक्ट शिष्यों को देखते देख ज्यादा असर से बचने के लिए बलवीर सिंह ने फिर भी कहा, जहां मार्शल आर्ट्स होती है वहां लड़ाई होती है।
बाहरी सेक्ट शिष्यों के लिए झगड़े और लड़ाई से बचना मुश्किल है। इनर सेक्ट शिष्यों की तो बात ही छोड़ो, जो ज्यादा घमंडी होते हैं। शिष्यों के बीच की दुश्मनी को शिष्यों को खुद निपटाना चाहिए। क्या तुझे ये नहीं पता? बलवीर सिंह ने ठंडी सांस ली। उसे हैरानी हुई कि रुद्र पहले इनर सेक्ट शिष्य था। अगर ये शिष्यों के बीच का झगड़ा होता तो मैं फाइट बालकनी पर मर भी जाता तो एक शब्द न कहता। लेकिन ये शिष्यों के बीच का झगड़ा नहीं था। उसने मेरा ऊर्जा सागर तोड़ा और मेरा मार्शल स्पिरिट सीड भी छीन लिया। रुद्र ने साफ साफ कहा। मैं एल्डर से पूछना चाहता हूं, सेक्ट के शिष्य का मार्शल स्पिरिट सीड छीनने की साजिश करने की सांची सेक्ट में क्या सजा होनी चाहिए? बलवीर सिंह का चेहरा कुछ बुरा हो गया। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मार्शल स्पिरिट सीड छीनने की साजिश? बाकियों को नहीं पता था, लेकिन उसे कुछ पता था। हाल में कुछ इनर सेक्ट शिष्यों ने हद पार कर दी थी। किसी के पीछे होने की वजह से वो ऐसा करने की हिम्मत कर रहे थे। पहले वो ठीक थे, कम से कम अपनी हद जानते थे, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ गए थे। अब दो चार को पकड़कर सबक सिखाने का वक्त था। बलवीर सिंह ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मार्शल स्पिरिट सीड छीनना एक वर्जित चीज है। हमारे सांची सेक्ट में कम से कम कल्टीवेशन खत्म करके सेक्ट से निकाला जाता है और सख्त सजा में उसी वक्त मार दिया जाता है। तो जिसने मेरी कल्टीवेशन बर्बाद की और मेरा मार्शल स्पिरिट सीड छीना, वो रिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस इंसान का क्या किया जाएगा, रुद्र ने कहा। अचानक दर्शकों में सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ सिंह को छोड़कर, जिसका चेहरा सख्त था, सब हैरान दिखे। बलवीर सिंह की गाल बार बार फड़के और वो रुद्र को जटिल और अजीब नजरों से देखने लगा। अगर कोई आम इनर सेक्ट शिष्य होता तो वो जैसा कहता वैसा कर देता, लेकिन रिया, वो सेक्ट मालिक की सीधी शिष्या है। बलवीर सिंह के पास रिया को निपटाने का अधिकार नहीं है, और अगर होता भी तो वो रिया को नहीं छूता। आखिरकार इसका असर बहुत बड़ा होगा। ऊपर से रिया हाल में बहुत मशहूर हो गई है और दूसरी सीधी शिष्यों को पीछे छोड़ दिया है। कल खबर आई थी कि रिया की 7वें ग्रेड की थंडर बीस्ट बदल गई है। यहां तक कि सुप्रीम एल्डर भी चौंक गए थे और वो रिया को मुख्य शिष्या बनाना चाहते थे। मुख्य शिष्या क्या होती है? वो भविष्य की सेक्ट मालिक होती है। जैसे ही मौजूदा सेक्ट मालिक हटेगा, वो सीधे उसकी जगह ले सकती है। कोई बेवकूफ भी एक आधे बेकार तलवारबाज के लिए रिया को नाराज नहीं करेगा, जिसके सेक्ट मालिक बनने की बड़ी उम्मीद है। तू बार बार कह रहा है कि रिया ने तेरी कल्टीवेशन बर्बाद की और तेरा मार्शल स्पिरिट सीड छीना। तेरे पास कोई सबूत है? बलवीर सिंह ने रुद्र को घूरा। उसकी पहले की नरम आवाज अब सख्त हो गई थी और उसका चेहरा आसमान से भी तेजी से बदल गया। दरअसल रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि सच बोलने से बलवीर सिंह सीधे रिपोर्ट करेगा और रिया को सख्त सजा देगा, क्योंकि ये सच नहीं था। रुद्र ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो बलवीर सिंह का रवैया देखना चाहता था और ये जानना चाहता था कि सांची सेक्ट सच में अपने शिष्यों के साथ इंसाफ करता है या नहीं। बेशक रुद्र को बहुत ज्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार इस दुनिया में पूरी तरह इंसाफ नहीं होता, लेकिन ऊपरी तौर पर इंसाफ भी काफी होता। कम से कम रुद्र को सांची सेक्ट में कुछ उम्मीद दिखती। आखिरकार वो यहां पूरे 3 साल रहा था और उसके लिए कोई भावना न होना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि बलवीर सिंह को पता चला कि रिया ने उसे बर्बाद किया, तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। रुद्र के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई। दरअसल रुद्र के पास सबूत था। अगर सांची सेक्ट के बड़े लोग रिया को बुलाने को तैयार होते तो रुद्र सुद्रस की यादों में मौजूद तरीके से मार्शल स्पिरिट सीड को वापस ला सकता था और साबित कर सकता था। लेकिन क्या सांची सेक्ट के बड़े लोग ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। रिया और रुद्र में से चुनना हो तो वो रिया को चुनेंगे। आखिर में रुद्र ने चुप रहना चुना, क्योंकि सबूत हो या न हो, अब इसका कोई मतलब नहीं था। रुद्र सांची सेक्ट से पूरी तरह निराश हो चुका था। रुद्र को चुप देख बलवीर सिंह ने ठंडी हंसी हंसी। रुद्र, बिना सबूत के तूने सेक्ट मालिक की सीधी शिष्या रिया पर इल्जाम लगाया, यहां अपनी बुरी बातों से लोगों को भटकाया, सेक्ट के सारे शिष्यों के दिलों को परेशान किया। सांची सेक्ट के इनर सेक्ट के एल्डर के तौर पर मैं आज हमारे सांची सेक्ट का दरवाजा साफ करूंगा और तुझे यहां मार दूंगा
ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। गुस्से में बलवीर सिंह ने रुद्र पर उंगली उठाई। उसकी उंगली की डरावनी ताकत से हवा का तेज बहाव उठा और पूरी बालकनी कांपने लगी, जैसे कभी भी गिर सकती हो। रुद्र अभी इस उंगली की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। अचानक एक गंजा बूढ़ा रुद्र के सामने आया और बलवीर सिंह पर सीधे मुक्का मारा। दबंग और घमंडी मुक्के से गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज हुई। बलवीर सिंह उस मुक्के से पीछे उछल गया और 3 फीट दूर गिरा। उसका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उसे कुछ समझने का मौका मिलने से पहले वो गंजा बूढ़ा रुद्र को हवा में लेकर गायब हो गया। भीड़ के पीछे एक जोड़ी खूबसूरत आंखें हमेशा बालकनी को देख रही थीं और फिर हल्के से सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि सांची सेक्ट हाल के सालों में नीचे जा रहा है। ऐसी माहौल में प्रतिभाशाली कैसे पैदा हो सकते हैं? सेक्ट के बड़े लोगों का ज्ञान और काबिलियत सिर्फ इतने से बयान की जा सकती है कि वो नरकट को खजाना समझते हैं और कच्चे जेड को सड़ा हुआ पत्थर। गरुड़ पैलेस से 30 मील पूर्व में एक खंडहर मंदिर था। गंजा बूढ़ा नीचे उतरा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, रुद्र ने उसे खंडहर मंदिर में धक्का दे दिया। सीनियर! रुद्र धन्यवाद कहने वाला था कि अचानक उसे अपने शरीर में तलवार का तेज कंपन महसूस हुआ, जैसे वो बाहर निकलने वाली हो। रुद्र को बहुत अनोखा एहसास हुआ, जैसे उसने इसे कहीं देखा हो। तलवार की धार। रुद्र ने तेजी से प्रतिक्रिया की और पीछे मुड़ते ही चौंक गया। मंदिर में एक सफेद कपड़े वाली लड़की खड़ी थी। उसकी खूबसूरत शक्ल बेदाग थी और उसकी गहरी आंखें न सिर्फ गहरी थीं, बल्कि उनमें एक अजीब चमक भी थी। उसका सही और संतुलित शरीर, साथ में अनोखा और आध्यात्मिक स्वभाव लोगों के दिल को हिला देता था। रुद्र ने कई औरतें देखी थीं, लेकिन कोई भी इस सफेद कपड़ों वाली लड़की से मुकाबला नहीं कर सकती थी। यहां तक कि सांची सेक्ट की सबसे खूबसूरत लड़की रिया भी इस सफेद कपड़ों वाली लड़की से कम थी। तभी रुद्र को होश आया। क्या ये सफेद कपड़ों वाली लड़की तलवार की धार की मालकिन नहीं थी? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे परिचित लग रहा था। ये इसलिए था कि तलवार की धार और चाकू की धार पहले एक दूसरे से टकरा चुके थे। मिलने पर यह अनजाना परिचित का एहसास होता है। रुद्र, मुझे लड़की का नाम नहीं पता, रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा। इशिका, सफेद कपड़ों वाली लड़की ने जवाब दिया। सीनियर और मिस इशिका को मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रुद्र इस एहसान को दिल में रखेगा और भविष्य में आप दोनों को जरूर चुकाएगा, रुद्र ने कहा। याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें चुकाना होगा, इशिका ने कहा। हम पहली बार मिले हैं और तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो। रुद्र बहुत हैरान था। आप तलवार की कल्टीवेशन जानते हो? तलवार की कल्टीवेशन करने वाला बनने के लिए तेरा दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। तलवार सबसे ताकतवर हथियार है। अगर आपका दिमाग मजबूत न हो तो आप तलवार की कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इशिका ने रुद्र को देखा और धीरे से कहा, हालांकि आपने चाकू की धार बना ली है, लेकिन आपकी तलवार की ऊर्जा अभी पूरी तरह जमा नहीं हुई है। इसलिए चाकू की धार की ताकत उम्मीद से बहुत कम है। इसलिए अभी आप सिर्फ आधा तलवार की कल्टीवेशन जानते हो। बेशक ये आपके द्वारा अभ्यास की गई मार्शल कला से भी जुड़ा है। आपकी मार्शल कला का स्तर बहुत कम है और आपने ज्यादा तलवार की मार्शल कला का अभ्यास नहीं किया, जिससे तलवार की समझ बहुत साधारण है। यह सुनकर रुद्र का दिल हिल गया और पहले जो धुंधला था वो धीरे धीरे साफ होने लगा। हालांकि सुद्रस एक तलवार का मास्टर है, लेकिन उसकी तलवार की समझ बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। रुद्र ये जानता था, लेकिन वो इसे समझ नहीं सकता था, क्योंकि उसकी अपनी कल्टीवेशन का स्तर तलवार मास्टर के स्तर को समझने के लिए काफी नहीं था। रुद्र को सबसे ज्यादा कमी शीर्ष स्तर की चीजों की नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी और सतही चीजों की थी। इशिका ने जो कहा वो ठीक वही था जो रुद्र को सतही स्तर पर चाहिए था। साथ ही इशिका ने अनजाने में रुद्र की कमियों को भी बता दिया। तलवार की कल्टीवेशन के लिए पहले बहुत सारी तलवार की कला का अभ्यास करना चाहिए। तलवार की कला से तलवार को महसूस करना चाहिए, तलवार को समझना चाहिए और फिर तलवार के अस्तित्व को समझना चाहिए, इशिका ने धीरे से कहा। बेशक ये सिर्फ मेरी सतही समझ है। आखिरकार मैं तलवार की कल्टीवेशन करती हूं और ये तलवार से थोड़ा अलग है, लेकिन अगर दोनों को आखिर तक कल्टीवेशन की जाए तो अलग रास्तों से एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। तलवार को महसूस करो, तलवार को समझो, तलवार के अस्तित्व को समझो,
ये वो चीजें हैं जो रुद्र को अभी सबसे ज्यादा चाहिए। बेशक अगर ईशिका न भी बताती तो रुद्र धीरे धीरे खुद समझ जाता, लेकिन इसमें वक्त लगता। ईशिका की सलाह ने रुद्र का वक्त बचा दिया। मिस ईशिका की सलाह के लिए धन्यवाद। रुद्र ने आभार से हाथ जोड़ा। शुक्रिया मत कहो, ये बस ईशिका की छोटी सी बात है। दरअसल कई मार्शल कल्टीवेशन करने वाले जानते हैं जो ईशिका ने कहा, लेकिन इसे समझना और इस्तेमाल करना इंसान पर निर्भर करता है। ईशिका ने कहा, चाहे तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हो या चाकू की कल्टीवेशन करने वाला, दोनों मार्शल कल्टीवेशन करने वाले ही हैं। पुराने समय से अनगिनत तलवार और चाकू की कल्टीवेशन करने वाले हुए हैं और उनमें से कई तलवार मास्टर थे। इन लोगों ने तलवार और चाकू की कल्टीवेशन के अपने अनुभव छोड़े हैं। ये सच है कि जिन मार्शल कल्टीवेशन करने वालों को विरासत मिली है वो ईशिका के बताए सिद्धांतों को जानते हैं। जानना एक बात है, लेकिन उसे अपनाना निजी काबिलियत पर निर्भर करता है। रुद्र भी ये सच्चाई समझता था। हालांकि उसके पास सुदृढ़ की यादें हैं, वो रातों रात या थोड़े समय में अजेय ताकतवर नहीं बन सकता। इसके लिए अभ्यास और संचय चाहिए। तलवार की आत्मा का तीसरा चरण तलवार की समझ मांगता है। रुद्र को पहले नहीं पता था कि कहां से शुरू करे, लेकिन अब उसे पता है कि तलवार की आत्मा बनाने के लिए पहले अपने संचय को मजबूत करना होगा। जैसा ईशिका ने कहा, पहले तलवार के अस्तित्व को महसूस करना होगा। महसूस कैसे करना है, ये एक धुंधला विचार है, इसलिए इसे गहरा करना और संचय करना जरूरी है। जैसे तलवार की मार्शल कला का अभ्यास करना या मेहनत से तलवार चलाना, ये सब तलवार को महसूस करने की प्रक्रिया है। आगे आपका क्या प्लान है? ईशिका ने रुद्र को देखा। हालांकि दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन तलवार की धार और चाकू की धार के पहले टकराव की वजह से उन्हें पुराने जानने वालों जैसा एहसास हो रहा था। हालांकि ईशिका की बातें बहुत अचानक थीं, रुद्र को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, बल्कि ये एक दोस्त की आम पूछताछ जैसा लगा। रिया ने मेरा ऊर्जा सागर तोड़ा और मेरा मार्शल स्पिरिट सीड छीन लिया। मुझे बदला लेना ही होगा, रुद्र ने कहा। आप तलवार की कल्टीवेशन जानते और आपका दिमाग बहुत सीधा होना चाहिए। रिया आपकी तलवार की कल्टीवेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। अगर आपको भविष्य में तलवार की कल्टीवेशन में आगे बढ़ना चाहता है तो इस रुकावट को हटाना सच में जरूरी है। लेकिन तुम्हारे मौजूदा कल्टीवेशन के स्तर के साथ अगर आप सांची सेक्ट में वापस गए तो शायद आप रिया का चेहरा भी न देख पाए और आपको पकड़कर सवाल पूछे जाएंगे। ईशिका ने यह कहकर एक पल रुकी, फिर आगे कहा, ग्रेट सिहलवर्ष के कन्नौज शहर में मयूर मार्शल हॉल 2 महीने में खुलेगा। उस वक्त सभी बड़े सेक्ट्स के टॉप शिष्य मयूर मार्शल हॉल में इकट्ठा होंगे और महल में घुसने की लड़ाई में हिस्सा लेंगे। आप पहले कन्नौज शहर जा सकता है और 2 महीने इंतजार करके महल में घुसने की लड़ाई में हिस्सा ले सकता है। ग्रेट सिहलवर्ष, रुद्र को यह पता था, ये मगध की सबसे मजबूत ताकत थी जो मगध का लगभग आधा हिस्सा नियंत्रित करती थी, और कन्नौज शहर ग्रेट सिहलवर्ष के 6 मुख्य शहरों में से एक था। बेशक पूरे ग्रेट सिहलवर्ष की सबसे समृद्ध जगह ग्रेट सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी थी। यहां तक कि 6 बड़े शहर मिलकर भी ग्रेट सिहलवर्ष सम्राट की राजधानी से बहुत पीछे थे। मयूर मार्शल हॉल के बारे में रुद्र ने सुना था कि ये मगध के पूर्व में युवा मार्शल कल्टीवेशन करने वालों के लिए एक पवित्र जगह थी। पता नहीं कितने युवा मार्शल कल्टीवेशन करने वाले इसमें शामिल होना चाहते थे, क्योंकि मयूर मार्शल हॉल के पास वो कल्टीवेशन के संसाधन थे जो आम सेक्ट्स के पास नहीं होते। क्या रिया महल में घुसने की लड़ाई में हिस्सा लेगी? रुद्र ने पूछा। मयूर मार्शल हॉल हर 2 साल में खुलता है। मगध के पूर्व के 5 बड़े मार्शल सेक्ट्स और 36 काउंटी लोग भेजते हैं और सब टॉप शिष्य होते हैं। सांची सेक्ट हर बार लोग भेजता है। रिया सांची सेक्ट के मालिक की सीधी शिष्या के तौर पर जरूर हिस्सा लेगी, ईशिका ने धीरे से कहा। मार्शल आर्ट्स का सुनहरा समय बस कुछ साल का होता है। मयूर मार्शल हॉल में घुसने से कल्टीवेशन की रफ्तार बढ़ सकती है। मगध के पूर्व की ताकतें इस दुर्लभ मौके को नहीं छोड़ेंगी। मिस ईशिका को बताने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत कन्नौज शहर के लिए निकलूंगा। रुद्र ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। ग्रेट सिहलवर्ष का कन्नौज शहर यहां से कम हजारों मील दूर था। सिर्फ जहाज से जाने में कम से कम आधा महीना लगेगा। ये टोकन ले लो। अगर तुझे मदद चाहिए तो इस टोकन को कन्नौज शहर के रोहिल मंडप में ले जाओ। वहां कोई ना कोई तुझे जरूर मदद करेगा।
इशिका ने एक कांच की तलवार के आकार का टोकन निकाला और रुद्र को दे दिया। मिस इशिका का धन्यवाद। रुद्र ऐसा इंसान नहीं था जो ना नुकुर करता हो, इसलिए उसने टोकन आसानी से ले लिया। इशिका की मदद के लिए रुद्र इसे सिर्फ दिल में रख सकता था और भविष्य में मौका मिलने पर चुकाएगा। रुद्र ने और देर नहीं की और मुड़कर खंडहर मंदिर से निकल गया। इशिका ने रुद्र को जाते देखा और थोड़ी देर बाद धीरे से नजरें हटाईं। गंजा बूढ़ा उसके पास आया और रुद्र को हल्के से देखा। मिस, हालांकि ये इंसान तलवार की कल्टीवेशन करने वाला है और चाकू की धार समझ चुका है, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर है। भविष्य में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। गंजे बूढ़े ने भौहें सिकोड़कर कहा, तलवार की कल्टीवेशन बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसे इतना महत्व देने की जरूरत नहीं थी कि कांच की तलवार का टोकन भी दे दिया जाए। भविष्य कौन निश्चित कह सकता है? इशिका ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि उसका रुद्र से पहला संपर्क था, उसे लगा कि रुद्र में कुछ खास रहस्य है। इशिका को ठीक ठीक नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन उसे एहसास था कि जो इंसान तलवार और काबिलियत के साथ उससे बराबरी कर सकता है, वो बुरा नहीं हो सकता। गरुड़ पैलेस से 100 मील दक्षिण पूर्व में एक पहाड़ी घाटी में रुद्र एक टूटी तलवार पकड़े हुए बार बार काट रहा था। तलवार की छाया लगातार थी और तलवार की आवाज बिना रुके थी। रुद्र ने कोई ताकत नहीं लगाई, वो बस तलवार चला रहा था। तलवार के नाचने के साथ रुद्र का शरीर तलवार के साथ ज्यादा से ज्यादा हिल रहा था। 3 घंटे तक लगातार तलवार चलाने के बाद रुद्र रुक गया। उसके हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन तलवार चलाने के अभ्यास ने रुद्र के तलवार के प्रति एहसास को गहरा कर दिया था। हालांकि इससे उसकी ताकत सीधे नहीं बढ़ सकती, लेकिन जितना गहरा एहसास होगा, रुद्र को तलवार चलाते वक्त उतना ही लगेगा कि तलवार और वो आपस में मिल रहे हैं। तलवार की नसों और हड्डियों का बनना मुझे तलवार अभ्यास में एक खास फायदा देता है। पहले अगर मैं होता तो 3 घंटे तलवार नहीं चला पाता। यहां तक कि पूरे दिन तलवार चलाने पर भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होता, रुद्र ने सोचा। तलवार की नसें, तलवार की हड्डियां और तलवार की आत्मा का मिलना सुद्रस ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाई तलवार की कल्टीवेशन की सबसे सही नींव है। हालांकि रुद्र ने अभी सिर्फ पहले 2 हिस्से पूरे किए हैं, लेकिन इन 2 हिस्सों की प्रतिभा ही उसे दूसरे तलवारबाजों से बहुत आगे ले जाती है। बेशक प्रतिभा का मजबूत होना एक बात है, लेकिन अगर मेहनत न करे तो वो इस प्रतिभा को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए रुद्र ने अपने लिए एक योजना बनाई कि हर दिन कम से कम 3 घंटे तलवार चलाएगा। टूटी तलवार को रखकर रुद्र प्राचीन गुप्त क्षेत्र में घुस गया। अचानक रुद्र ने देखा कि प्राचीन गुप्त क्षेत्र में 3 नई चीजें थीं। एक बख्तरबंद जानवर था जो सिर्फ 2 फीट लंबा था और दूसरा 8 फीट लंबा था। एक आग का सांप जो लपटों से घिरा था। क्या ये ऋतिक की दूसरी ग्रेड की बख्तरबंद जानवर की मार्शल स्पिरिट और निखिल की तीसरी ग्रेड की फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट नहीं है? ये प्राचीन गुप्त क्षेत्र में कैसे आए? क्या प्राचीन गुप्त क्षेत्र मेरे मारे हुए लोगों की मार्शल स्पिरिट्स को ले सकता है और उन्हें गुप्त क्षेत्र में डाल सकता है? रुद्र ने अपनी ठुड्डी छूते हुए सोचा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना इन 2 मार्शल स्पिरिट्स का यहां होना कैसे समझाया जाए? सुद्रस ने अपनी यादों में बताया था कि ये प्राचीन गुप्त क्षेत्र 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र से ऊपर का एक सर्वोच्च खजाना है और इसमें दुनिया का सबसे रहस्यमयी रहस्य है। अगर सुद्रस के पास इसे खोलने के बाद ज्यादा वक्त होता तो शायद वो प्राचीन गुप्त क्षेत्र के सारे रहस्य खोद लेता। लगता है कि मार्शल कला को विकसित करने के अलावा इस प्राचीन गुप्त क्षेत्र की एक और काबिलियत ये है कि ये मेरे मारे हुए मार्शल कल्टीवेशन करने वालों की मार्शल स्पिरिट्स को सोख सकता है। इसका मतलब मैं 1 से अधिक मार्शल स्पिरिट रख सकता हूं। रुद्र ने तीसरी चीज पर ध्यान दिया और हैरानी से देखने लगा। ये एक तलवार थी जिस पर घनी दरारें थीं। पूरे शरीर पर दरारें थीं और कोई हिस्सा सही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी तरह टूट चुकी हो। बस ये तलवार बहुत अनोखी थी। इसके शरीर पर अजीब और रहस्यमयी रेखाएं थीं। इनमें से हर रेखा में रहस्यमयी और ताकतवर शक्ति थी। इसे देखने से ही डर लगता था। ये तो मोहभंग तलवार निकली।
रुद्र ने गहरी सांस ली। ये तलवार, जिसका नाम मोहभंग था, असली तलवार नहीं थी, बल्कि सुद्रस ने अपनी मार्शल स्पिरिट से बनाई हुई तलवार थी। ये 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की 6 सबसे मजबूत मार्शल स्पिरिट्स में से एक थी। रुद्र ने पहले सोचा था कि मोहभंग सुद्रस के साथ दुनिया से गायब हो गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये प्राचीन गुप्त क्षेत्र में दिखेगी। लेकिन पहले मोहभंग क्यों नहीं दिखी? क्या ये प्राचीन गुप्त क्षेत्र की गहराई में छिपी थी? जब रुद्र को शक हुआ, मोहभंग अचानक टुकड़ों में बदल गई और बख्तरबंद जानवर की मार्शल स्पिरिट को पिंजरे की तरह जकड़ लिया। वो संघर्ष करने से पहले ही मोहभंग ने उसे सोख लिया। बख्तरबंद जानवर की मार्शल स्पिरिट को सोखने के बाद मोहभंग की सबसे छोटी दरार थोड़ी ठीक हो गई। फिर मोहभंग चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई और रुद्र की आंखों से पूरी तरह ओझल हो गई। तो ये सच में प्राचीन गुप्त क्षेत्र की गहराई में छिपी थी? रुद्र को अचानक समझ आया कि पहले मोहभंग का अस्तित्व क्यों नहीं दिखा। ये खुद को छिपा लेती है। रुद्र ने प्राचीन गुप्त क्षेत्र की गहराई को देखा, अपनी ठुड्डी छूते हुए सोचा, ये दूसरी मार्शल स्पिरिट्स को सोखकर ठीक हो सकती है, तो पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। एक बार ये पूरी तरह ठीक हो गई। मोहभंग 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की 6 सबसे ताकतवर मार्शल स्पिरिट्स में से एक है। अगर ये पूरी तरह ठीक हो जाए तो रुद्र के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आखिरकार मार्शल कल्टीवेशन करने वाले की जितनी मजबूत मार्शल स्पिरिट होती है, उतनी ही मजबूत सहायता मिलती है। जो मोहभंग पहले अपने शिखर पर थी, जब वो सुद्रस के साथ मिलकर वार करती थी, तो उसकी ताकत 2 सुद्रस के बराबर होती थी। प्राचीन गुप्त क्षेत्र का होना मुझे लगातार मार्शल स्पिरिट्स लेने देता है। वो मार्शल स्पिरिट्स मोहभंग को दी जा सकती है, यानी मोहभंग पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन अभी इसे इकट्ठा करना होगा, वरना जब ये ठीक हो जाएगी तो इसे फिर से काबू करना बहुत मुश्किल होगा। रुद्र ने फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट को घूरा। अभी मौका चूक गया था। इस बार वो फिर से नहीं चूक सकता था। वक्त मिनट दर मिनट गुजरता गया। रुद्र ने पूरा 1 घंटा इंतजार किया, तब मोहभंग फिर से फ्लेम स्नेक मार्शल स्पिरिट के पीछे दिखी। आ गई! रुद्र दौड़ कर गया और मोहभंग को पकड़ लिया। रुद्र के आने को महसूस करते ही मोहभंग ने तेजी से फ्लेम स्नेक को निगल लिया और प्राचीन गुप्त क्षेत्र की गहराई में भागने की कोशिश की। अगर कोई आम इंसान होता तो मोहभंग को पकड़ना मुश्किल होता, लेकिन रुद्र के पास सुद्रस की कुछ यादें थीं, तो उसे मोहभंग का स्वभाव पता था। मोहभंग, मेरे पास वापस आ! रुद्र ने सुद्रस की आवाज में चिल्लाया। खालीपन में भाग रही मोहभंग एक पल के लिए रुक गई। आखिरकार इसमें सुद्रस की कुछ चेतना थी और रुद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर इसे पकड़ लिया। तब मोहभंग को होश आया और वो तेजी से छूटने की कोशिश करने लगी। डरावनी ताकत ने रुद्र को प्रभावित किया, लेकिन ये सिर्फ रुद्र की चेतना थी, उसका शरीर नहीं, तो उसे इस ताकत के प्रभाव से डर नहीं था। रुद्र ने इसे कसकर पकड़ रखा और छोड़ने से मना कर दिया। अगर वो छोड़ देता तो अगली बार शायद मोहभंग को पकड़ न पाता। मोहभंग ने अपनी ताकत को तेजी से छोड़ा, रुद्र से छूटने की कोशिश की। ताकत छोड़ते वक्त इसकी दरारें और गंभीर हो गईं और ये कभी भी पूरी तरह टूट सकती थी। अगर तू मेरे काम नहीं आएगी तो पूरी तरह टूट ही जा। रुद्र गुस्से में आ गया और वहीं पर भड़क गया। तू टुकड़ों में टूटना चाहती है बजाय मेरे साथ रहने के, तो टूट ही जा। यहां तक पहुंचते ही मोहभंग रुक गई। रुद्र ने राहत की सांस ली। ये आखिरकार समझ गई। अचानक मोहभंग के शरीर से एक तेज बहाव फूटा और रुद्र को प्रभावित किया। ये अजीब ताकत इतनी अचानक आई कि ये उसकी चेतना को भी प्रभावित कर सकती थी। रुद्र को बचाव का वक्त नहीं मिला और उसकी चेतना लगभग बिखर गई। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी चेतना को जल्दी वापस जोड़ लिया। अगर उसकी चेतना पूरी तरह बिखर जाती तो उसका शरीर जिंदा रहते हुए भी वो एक जीता जागता मुर्दा बन जाता। मोहभंग को फिर से अंधेरे में भागते देख रुद्र ने ठंडे चेहरे से कहा, क्या तू सोचती है कि तू थोड़े वक्त के लिए छिप सकती है या हमेशा के लिए? हालांकि मैं अभी इस प्राचीन गुप्त क्षेत्र को पूरी तरह काबू नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में जब मैं इसे पूरी तरह काबू कर लूंगा तो तू ठीक हो जाए तब भी क्या? तुझे यहां जिंदगी भर रहना होगा। मोहभंग रुक गई और वो फिर से अंधेरे में नहीं भागी।
इस वक्त इसका शरीर हल्के से कांप रहा था, जैसे गुस्से और शर्मिंदगी में हो, और इसके आसपास की दरारें और बड़ी हो गईं। रुद्र को इसके टूटने का डर नहीं था। अगर इसकी तबीयत सच में इतनी सख्त होती तो ये कब की पूरी तरह टूट चुकी होती। अब तक क्यों इंतजार करती? तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरी मार्शल स्पिरिट बन जा। मैं तुझे ठीक करने में मदद करूंगा, और एक दिन मैं तुझे 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में वापस ले जाऊंगा और तुझे दिव्य हथियारों का सरदार बनाऊंगा। तुझे प्राचीन गुप्त क्षेत्र का पता है, और ये भी पता है कि मैंने तलवार की नसें और हड्डियां पूरी कर ली हैं। बस तलवार की आत्मा बाकी है, तो मैं नींव को सफलतापूर्वक बना सकता हूं। रुद्र ने मोहभंग से कहा, तुझे पता होना चाहिए कि सही तलवार का रास्ता प्राचीन गुप्त क्षेत्र के साथ भविष्य में कहां तक पहुंचेगा। मुझे पता है कि तू बोल नहीं सकती, लेकिन तू फैसला कर सकती है। क्या तू यहां छिपना जारी रखेगी और मैं प्राचीन गुप्त क्षेत्र का काबू लेने के बाद तुझसे निपटूं, या मेरे साथ चारों दिशाओं को जीतने और मेरे साथ मजबूत होने का फैसला करेगी? मार्शल स्पिरिट्स में जन्म से ही आत्मा होती है, लेकिन निचले स्तर की मार्शल स्पिरिट्स की आत्मा कम होती है। सिर्फ ऊंचे स्तर की मार्शल स्पिरिट्स में ज्यादा आत्मा होती है। मोहभंग पहले 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की सबसे ऊंची मार्शल स्पिरिट थी, और इसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से ऊंचे स्तर की मार्शल स्पिरिट्स से बहुत आगे थी। मोहभंग अब अंधेरे में नहीं छिपी, बल्कि तेजी से कांपने लगी, जैसे कभी भी टूटने के संकेत हों। रुद्र सावधानी से देख रहा था ताकि मोहभंग फिर से हमला न कर दे। तभी मोहभंग का कांपना रुक गया, और अचानक ये एक बिजली की तरह बदलकर रुद्र के शरीर में घुस गई। रुद्र का शरीर कांप उठा, और एक अनोखा एहसास पैदा हुआ, जैसे उसके शरीर में कुछ अभी भी दोबारा जन्म लेने वाला हो। ये मार्शल स्पिरिट के दोबारा जन्म की प्रक्रिया थी, लेकिन मोहभंग अलग थी। ये पहले से ही बन चुकी थी। रुद्र को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उसकी अपनी मार्शल स्पिरिट में बदल रही थी। रुद्र ने अपनी चेतना को प्राचीन गुप्त क्षेत्र से वापस लिया, और उसका मूड अच्छा था। इस बार उसे बहुत कुछ मिला। न सिर्फ उसे एक मार्शल स्पिरिट मिली, बल्कि ये मार्शल स्पिरिट 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की 6 बड़ी मार्शल स्पिरिट्स में से एक मोहभंग थी। मोहभंग उन मार्शल स्पिरिट्स को सोख कर ठीक हो सकती है, तो मेरी अपनी मार्शल स्पिरिट्स भी भविष्य में मेरे मारे हुए लोगों की मार्शल स्पिरिट्स को सोख कर बेहतर हो सकती है। रुद्र इसके लिए उत्साहित था। भविष्य में उसके पास 2 मार्शल स्पिरिट्स होंगी, और वो बेहद ताकतवर मार्शल स्पिरिट्स होंगी। दूसरे लोग मार्शल स्पिरिट्स को सोख कर बेहतर नहीं कर सकते। वो सिर्फ मार्शल स्पिरिट सीड्स छीनकर मार्शल स्पिरिट्स को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मार्शल स्पिरिट सीड्स को सोखने की कई पाबंदियां हैं। प्राचीन गुप्त क्षेत्र अलग है। जब तक रुद्र अपने दुश्मनों को मारता रहेगा, उनकी मार्शल स्पिरिट्स प्राचीन गुप्त क्षेत्र में शामिल हो जाएंगी। रुद्र सोच ही रहा था कि अचानक कदमों की आवाज आई। कौन? रुद्र ने चिल्लाया। युवा मालिक, मैं हूं, एक बूढ़ी आवाज आई, और एक भूरे कपड़े वाला बूढ़ा पहाड़ी घाटी के दूसरी तरफ से आया। अंबर! रुद्र ने पुकारा। भूरे कपड़े वाला बूढ़ा अमोघ राज्य के मौर्य परिवार का एक पुराना नौकर था, जिसे रुद्र की देखभाल के लिए गरुड़ पैलेस में रखा गया था। क्योंकि गरुड़ पैलेस में बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, अंबर, ये पुराना नौकर 100 मील दूर एक गांव में रहता था। हर थोड़े वक्त बाद अंबर रुद्र से मिलता था, ताकि उसे अपनी कुशलता की खबर दे सके और रुद्र और अमोघ राज्य के मौर्य परिवार की हाल की स्थिति बताए। रुद्र ने पहले ही अंबर को बता दिया था और मुलाकात की जगह यहां तय की थी, तो अंबर का आना हैरानी की बात नहीं थी। अंबर, बाहर की स्थिति अब कैसे है? रुद्र ने पूछा। युवा मालिक, इस बार आपने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। सांची सेक्ट ने हर जगह नोटिस लगा दिए हैं, और लोग भेजकर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अंबर ने लाचार होकर कहा। बस सांची सेक्ट ने मेरे साथ नाइंसाफी की, और हर जगह लोग भेजकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रुद्र को इस नतीजे से हैरानी नहीं हुई। अंबर, कियारा का क्या हाल है? रुद्र ने जल्दी पूछा। मैंने पहले गरुड़ हॉल के बाहर कुछ पता लगाया। गरुड़ हॉल के मालिक विश्वनाथ सिंह को पूछताछ के लिए इनर सेक्ट ले जाया गया है। जहां तक कियारा की बात है, जिसके बारे में आपने पूछने को कहा था, उसने खुद वापस भेजे जाने का फैसला किया है। बस 1 घंटे पहले वो सेक्ट की नाव के साथ निकल चुकी है और अब तक अपने गांव पहुंच गई होगी।
ये सुनकर रुद्र ने चुपचाप राहत की सांस ली। पहले उसे कियारा की सबसे ज्यादा चिंता थी। अब कियारा का खुद वापस अपने गांव भेजा जाना बुरी बात नहीं थी। युवा मालिक, इस बूढ़े नौकर को सच में बहुत अफसोस है, अंबर ने अचानक अजीब चेहरे के साथ कहा। अंबर, इसका क्या मतलब है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। 3 साल पहले मैं आपके साथ सांची सेक्ट आया था। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते देखा। मुझे लगा कि मैं आपके साथ स्वर्ग तक जा सकता हूं। आपके इनर सेक्ट शिष्य बनने के बाद मैं, आपका ये पुराना नौकर, जरूर अपनी हैसियत बढ़ा लेता। नतीजा, आपकी जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंबर ने ठंडे लहजे में कहा। आपने सांची सेक्ट की सीधी शिष्या रिया को नाराज कर दिया और सांची सेक्ट आपको ढूंढ रहा है। आप खत्म हो गए। इस जिंदगी में आपकी कोई उम्मीद नहीं बची। यान राज्य का मौर्य परिवार भी आपके साथ खत्म हो गया। मैं आपके साथ मरना नहीं चाहता, तो मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। माफ करें, सांची सेक्ट के लोगों ने मुझे बहुत पैसे दिए, तो मैंने उन्हें आपके बारे में बता दिया। अंबर ने ये कहकर जल्दी से एक तरफ हट गया। एक पतले चेहरे वाला युवक, जो इनर सेक्ट शिष्य के कपड़े पहने था, बाहर आया और रुद्र को ठंडी नजरों से घूरा। आज मैं अपने भाई का बदला लूंगा और तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। तेरा भाई? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरा भाई मिहिर तेरे हाथों मरा। तू कहने की हिम्मत करता है कि तुझे नहीं पता? निशांत की आंखें लाल हो गईं। तो वो था, रुद्र ने अचानक कहा। तूने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की? क्या तुझे पता है कि वो मेरा इकलौता सगा भाई था? अब तुझे एक मौका देता हूं, तुरंत मेरे सामने रेंग। मेरे भाई की आत्मा को स्वर्ग में 1000 बार सिर झुका, फिर अपनी कल्टीवेशन खत्म कर और अपने हाथ पैर काट दे। अगर तू मुझे खुश कर सके तो मैं तुझे आसानी से मरने दूंगा, निशांत ने ठंडे लहजे में कहा। अगर मैं ऐसा न करूं तो? रुद्र ने जवाब दिया। न करे तो पहले मैं तुझे तड़पाऊंगा और तेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। फिर तू मुझसे माफी मांगेगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, निशांत ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्र जवाब देने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। उसने तेजी से टूटी तलवार निकाली, अचानक आगे बढ़ा और तलवार की आवाज गूंज उठी। हालांकि वो सिर्फ ऊर्जा रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था और उसका ऊर्जा सागर सिर्फ 30% बचा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ऊर्जा रिफाइनिंग के 9वें स्तर के शिखर से ज्यादा कम नहीं थी। रुद्र की ताकत को महसूस करते हुए निशांत हैरान दिखा, लेकिन फिर भी उसने ठंडी हंसी हंसी। इतनी सी काबिलियत से तू बस निखिल जैसे हारे हुए से निपट सकता है? मुझसे लड़ना चाहता है? तू बहुत सोच रहा है। मेरे सामने घुटने टेक। ये कहते हुए उसने पीछे से एक बड़ा हथौड़ा निकाला और जोर से मारा। भारी हथौड़े ने टूटी तलवार पर जोर से वार किया और एक साफ आवाज के साथ टूटी तलवार लगभग उछलकर दूर जा गिरी। रुद्र का खून उबलने लगा और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। ऊर्जा रिफाइनिंग क्षेत्र और फ्यूजन क्षेत्र में न सिर्फ एक स्तर का फर्क है, बल्कि ताकत में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर रुद्र ने तलवार की नसें और हड्डियां न बनाई होती और उसका शरीर पहले से बहुत मजबूत न होता, साथ ही तलवार की धार न बदली होती, तो वो इस हथौड़े की ताकत को झेल न पाता। तेरे पास कुछ काबिलियत तो है, कोई आश्चर्य नहीं कि तू इतना घमंडी है, लेकिन एक बार रोक लिया, क्या दूसरी बार भी रोक पाएगा? निशांत ने फिर से बड़ा हथौड़ा घुमाया। रुद्र तेजी से पीछे हटा और साथ ही तलवार से वार किया और शिखर स्तर का विंड शैडो स्लैश इस्तेमाल करता रहा। वाह! निशांत के कपड़े तलवार से फट गए, लेकिन उसी वक्त रुद्र को हथौड़े से चोट लगी। उसका खून उबला और उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून बह निकला। तू सिर्फ ऊर्जा रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, फिर भी मुझसे फ्यूजन क्षेत्र में मुकाबला करना चाहता है? मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरे और तेरे बीच का फर्क क्या है। निशांत ने ठंडी हंसी हंसी और उसके पीछे अचानक एक विशाल गैंडे की मार्शल स्पिरिट उभरी। ये 4थे ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी और इसने जो ताकत छोड़ी, उससे निशांत के शरीर में और भी दबंग ताकत फूट पड़ी। हथौड़ा जोर से मारा गया। गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज कान फोड़ने वाली थी। हवा का बहाव फट गया और चारों तरफ विकृति दिख रही थी। यह हथौड़ा इतना ताकतवर था कि सब कुछ तोड़ सकता था। पास में देख रहे अंबर के होंठों पर ठंडी हंसी थी। इस हथौड़े की ताकत इतनी डरावनी थी कि भले रुद्र तलवार की कल्टीवेशन करने वाला हो, वो उसी वक्त मर जाता। अचानक
रुद्र के पीछे एक छाया दिखी। वो क्या है? अंबर हैरान रह गया। ये एक मार्शल स्पिरिट जैसी लग रही थी, लेकिन ये मार्शल स्पिरिट एक तलवार क्यों थी, वो भी टूटी हुई तलवार? तलवार के आकार की मार्शल स्पिरिट? निशांत की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने कभी हथियार के आकार की मार्शल स्पिरिट नहीं देखी थी, लेकिन सुना था कि ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब मार्शल स्पिरिट बदलाव के स्तर तक पहुंच जाए। मार्शल स्पिरिट कई चरणों में बंटी होती है। मार्शल स्पिरिट सीड से बदलकर शुरू होती है, जिसे पुनर्जनन चरण कहते हैं। फिर मार्शल स्पिरिट का शरीर पूरी तरह बनता है, जिसे निर्माण कहते हैं। निशांत और दूसरों की मार्शल स्पिरिट्स ज्यादातर पुनर्जनन चरण में होती हैं और इन्हें आकार लेना मुश्किल होता है, और आकार लेने के बाद बदलाव आता है। इस बदलाव चरण में मार्शल स्पिरिट्स अपना रूप बदल सकती हैं और मार्शल कल्टीवेशन करने वाले उन्हें हथियार में बदल सकते हैं। लेकिन बदलाव चरण तक पहुंचने के लिए मार्शल स्पिरिट में बहुत ऊंची प्रतिभा और स्तर होना चाहिए। खास तौर पर स्तर मार्शल स्पिरिट के भविष्य को तय करता है। जितना ऊंचा स्तर, उतनी ज्यादा बदलाव की संभावना। रुद्र के पास सच में बदलाव स्तर की मार्शल स्पिरिट थी। निशांत की आंखों में अविश्वास था। जैसे ही मोहभंग बाहर आई, रुद्र के शरीर में अचानक डरावनी ताकत भर गई। उसकी आंखों से रोशनी फूटी और रुद्र ने तलवार से वार किया। धड़ाम! टूटी तलवार इस ताकत को झेल न सकी और उसी वक्त फट गई। 9 फीट लंबी तलवार की धार बाहर निकली और निशांत का गिराया हथौड़ा पहले टुकड़ों में कट गया। फिर निशांत का शरीर और उसके पीछे का पत्थर सब टुकड़े टुकड़े हो गए। जमीन पर गहरी खाइयां बन गईं। फटी हुई टूटी तलवार के टुकड़े बिखर गए और एक टुकड़ा अंबर की बाईं जांघ में घुस गया। अंबर अपनी टांग पकड़कर जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा।